Hello everyone and welcome to EduTab. अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स एएफएम का कंपोनेंट बहुत सारे बैंकिंग के एस्पिरेंट्स के लिए जो जैब एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं थोड़ा सा कंफ्यूजिंग और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, स्पेशली इफ यू बिलोंग टू अ नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड और आपने अकाउंट्स पहले कभी नहीं पढ़ा है, लेकिन यहां इस एग्जाम के लिए आपको अकाउंट्स पढ़ना भी है और इस पूरे मॉड्यूल के अंदर आपको 50+ मार्क्स भी जो है स्कोर करने हैं, तो थोड़ी सी चीजें जो है वो आपको डिफिकल्ट लग सकती हैं। लेकिन इस शॉर्ट वीडियो के अंदर मैं क्या कोशिश करने जा रहा हूं, आप लोगों को किस तरीके से हम एक स्ट्रेटजी दे सकें जिसमें यू कैन ट्राई टू स्कोर 60+ मार्क्स इन द एएफएम कंपोनेंट, लेकिन सभी कंस्ट्रेंट्स को ध्यान में रखते हुए दैट यू आर अ नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट एंड यू आल्सो हैव टाइम कंस्ट्रेंट्स व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले ये हमें डिसाइड कर लेना चाहिए कि अगर एएफएम का कंपोनेंट हमें डिफिकल्ट लगता है, इसके अंदर मार्क्स स्कोर करने में हमें दिक्कत आती है, तो व्हाट इज द बेसिक रीजन? द बेसिक रीजन इन माय ओपिनियन इज दैट यू हैव अ टाइम कंस्ट्रेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी भी चीज को पढ़ना, उसको समझना इज नॉट डिफिकल्ट, इट इज नॉट इम्पॉसिबल। क्या चाहिए होता है आपको? समय चाहिए होता है। किसी भी चीज के साथ ज्यादा समय आप जब लगाते हो तो ऑटोमेटिकली यू गेट मोर कंफर्टेबल विद दैट। लेकिन यू हैव अ जॉब एट योर हैंड, आपको जॉब करनी है, आपके फैमिली के कमिटमेंट्स हैं, लेकिन इस वजह से आपको नहीं मिल पाता टाइम। तो टाइम का एक दिक्कत तो है। इसके साथ टेक्निकल सब्जेक्ट भी है, आपने कभी इस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा है पहले, और स्कूल टाइम्स में और ग्रेजुएशन में इफ यू हैव नॉट रेड अकाउंट्स, तो इस वक्त आपको अकाउंट्स पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि इसके अंदर न्यूमेरिकल्स हैं, इसके अंदर आपको बहुत सारे कंसेप्ट्स याद रखने पड़ते हैं, बहुत सारी डेफिनेशंस आपको याद रखनी पड़ रही हैं, तो इस वजह से आपको थोड़ा सा यहां पर डर लग सकता है। फिर आता है नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड। अगेन नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड की वजह से ही आपको ये सब्जेक्ट बहुत टेक्निकल लग रहा है। यस, अगर आपने अकाउंट्स को पढ़ा होता है 11th-12th क्लास के अंदर या ग्रेजुएशन के टाइम पर, तब आपको ये सब्जेक्ट उतना टेक्निकल शायद नहीं लगता। उसके बाद आपकी बल्कि बुक्स हैं, सोर्स की बहुत इंपॉर्टेंट दिक्कत है। आपको कोई ऐसी बुक, कोई ऐसा सोर्स मिल जाए जो आपको इजी लैंग्वेज के अंदर अकाउंट समझा सके, तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन दिस इज ऑल्सो प्रॉब्लम। एंड फाइनली ऑब्वियसली यू हैव अ लैक ऑफ प्रैक्टिस। आपने अगर उन एस्पिरेंट्स से अपने आप को कंपेयर करेंगे जो कि 11th एंड 12th क्लास से अकाउंट्स को पढ़ते आ रहे हैं और उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्स दिए हैं अकाउंट्स के सब्जेक्ट्स के अंदर, तो ऑब्वियसली उनकी प्रैक्टिस आपसे ज्यादा है और आपको यहां पर प्रैक्टिस के लिए मेकअप करने की जरूरत है, आपको और ज्यादा यहां पर प्रैक्टिस करने की जरूरत है। इसके साथ साथ हम जानते हैं कि टाइम कंस्ट्रेंट तो आपका जो है उसमें आपकी फैमिली कमिटमेंट्स भी आती हैं, आपको जॉब भी करनी है, आपको घर भी आना है, घर में जो फैमिली मेंबर्स हैं उनका ध्यान भी रखना है, और खुद पर्सनल टाइम भी आपको चाहिए होता है ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अब आपको क्या पता होना चाहिए? सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इज फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कर्टेल द सिलेबस। टाइम की जो दिक्कत है उसको कम करने के लिए हम क्या करेंगे? हम सिलेबस को स्ट्रीमलाइन करेंगे, वो चीजें पढ़ने की कोशिश करेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, और कॉस्ट बेनिफिट देखेंगे। कॉस्ट हमारे लिए क्या है? टाइम। कितना टाइम हम देते हैं किसी टॉपिक को। बेनिफिट क्या मिल रहा है? मार्क्स। एग्जाम में कितना मार्क्स स्कोर कर सकते हो आप उस पर्टिकुलर टॉपिक से, तो कितना टाइम दिया जाएगा, उस पर कितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आएगा इन टर्म्स ऑफ मार्क्स, वो चीज देखते हुए वी कैन डिसाइड द टॉपिक्स दैट वी हैव टू रीड फॉर द सब्जेक्ट। उसके बाद आपको सोर्स आइडेंटिफाई करने हैं विच आर सिंपल बट रेलेवेंट। सिंपल हो लेकिन आपको एग्जाम के लिए जो जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो आपको उन सोर्सेस से मिल जाए। इसके बाद आपको एक अच्छी टेस्ट सीरीज चाहिए। टेस्ट सीरीज क्यों चाहिए? बिकॉज यू हैव टू प्रैक्टिस। अनलेस एंड अनटिल यू प्रैक्टिस अ टेक्निकल सब्जेक्ट, आपको बहुत दिक्कत होने वाली है एग्जाम में मार्क्स स्कोर करने के लिए। एंड फाइनली यू हैव टू फाइंड अ गुड मेंटोर। अगर आप किसी भी टेक्निकल सब्जेक्ट को समझना चाहते हो तो आपको एक ऐसा पर्सन चाहिए हु ऑलरेडी नोज and already has a good understanding of the subject and he can explain the difficult terms to you in very simple terms। जो भी डिफिकल्ट चीजें आपको सब्जेक्ट के अंदर लग रही हैं उसको आसान भाषा में अगर आपको कोई समझा सके तो उससे बेटर क्या है? ठीक है, तो ये सारी चीजों का सॉल्यूशन आपके पास होना चाहिए, और इसके लिए सबसे पहले सोर्स आप आइडेंटिफाई कर लीजिए। मेरे ओपिनियन में मॉड्यूल ए और मॉड्यूल बी, ये आपकी अकाउंटिंग की बुक्स जो एनसीईआरटी बुक्स है वहां से बहुत अच्छे से कवर होता है। इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ये दोनों बुक्स जो है वो आपकी क्लास 11th की हैं, और क्लास 12th की जो कंपनी अकाउंट्स एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाली बुक है, नॉट द अदर वन, पार्टनरशिप फॉर्म्स वाली बुक आती है इन द क्लास 12th, वो नहीं पढ़नी हमें। द सेकंड वन विच इज अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड कंपनी अकाउंट्स, उसके हमें 1, 3, 4, 5, 6 चैप्टर्स को पढ़ना है। तो ये मॉड्यूल ए और बी आपका एनसीईआरटी से ही कवर हो सकता है, और एनसीईआरटी के अंदर बहुत सिंपल टर्म्स में, बहुत ही ल्यूसिड लैंग्वेज के अंदर आपको सारी चीजें एक्सप्लेन की गई हैं। द नेक्स्ट 2 मॉड्यूल्स ऑफ मॉड्यूल सी एंड डी, उसके लिए आप आईआईबीएफ की अगर बुक यूज करते हो तो आपको वहां पर थोड़ा सा फायदा हो जाता है, क्योंकि दीज 2 नेक्स्ट मॉड्यूल्स, मॉड्यूल सी एंड डी 19 to 35 जो आपके चैप्टर्स हैं, दीज चैप्टर्स आर एक्सप्लेन्ड इन दी आईआईबीएफ बुक इन अ वेरी रेलेवेंट मैनर। और क्योंकि ये बुक प्रिस्क्राइब्ड बाय आईआईबीएफ है, तो जो एग्जाम के रेलेवेंस के टाइम हिसाब से अगर हम देखें तो इस बुक के अंदर जो चीजें दी गई वही आप पढ़ेंगे। क्योंकि अगर आप कॉस्टिंग को या आप फाइनेंशियल
मैनेजमेंट को जाकर के दूसरे सोर्सेज से पढ़ने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं विच आर नॉट पार्ट ऑफ द सिलेबस बट स्टिल यू विल एंड अप रीडिंग। लेकिन अगर आप इस बुक से पढ़ते हो तो आपको सिर्फ वही टॉपिक्स मिलेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके साथ स्ट्रेटजी क्या होगी आपकी? सबसे पहले यू हैव टू स्ट्रीमलाइन द सिलेबस एज आई टोल्ड यू। इसमें आप उन टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करिए जो आपको 60+ मार्क्स लाने में मदद करेंगे। सारी चीजें नहीं पढ़नी है, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें हमें पढ़नी है। इसके बाद पीवाईक्यूज देखने हैं। पीवाईक्यूज से हमें पता चलेगा कि क्वेश्चंस में किस टॉपिक से फैक्चुअल आते हैं, किस टॉपिक से न्यूमेरिकल आते हैं, किस टॉपिक से कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हमें पूछे जा रहे हैं। देन यू हैव टू know the proper approach. Proper approach is first you have to read, then you have to revise, then you have to practice solving the MCQs and you have to follow strict timetable for that. एक टाइम टेबल बनाइए जिसके अंदर एक फिक्स्ड नंबर ऑफ आवर्स का आप शेड्यूल रखेंगे और हर चैप्टर को आप उतने ही घंटे देंगे जितने आपने टाइम टेबल के अंदर डिसाइड किए हैं। बट यू हैव टू देन एक्सिक्यूट इट विद वेरी मच कंसिस्टेंसी अगर आपके अप्रोच में नहीं आएगी, ये सारे काम कर किए आपने लेकिन कंसिस्टेंसी अगर नहीं दिखाई तब वहां पर दिक्कत आएगी। आई नो यू हैव अ जॉब, आई नो यू हैव अ फैमिली, आई नो यू हैव सम अदर कमिटमेंट्स आल्सो, लेकिन ये एग्जाम को क्लियर करना भी आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए कंसिस्टेंसी हमेशा लगी रहनी चाहिए। और इसी चीज को ध्यान में रख के शेड्यूल बनाइएगा। डू नॉट ओवर कमिट। अनरियलिस्टिक शेड्यूल ना हो, दिन में मैं 10 घंटे पढ़ लूंगा, साथ में बैंकिंग की जॉब भी मेरी हो जाएगी, साथ में मेरे फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव सबको मैं सेटिस्फाई रखूंगा, ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपको टारगेट्स उतने ही बनाने हैं जितने आप अचीव कर सकें, तभी आप कंसिस्टेंसी को इंश्योर कर पाओगे। इस चीज का ध्यान रखिएगा। Then you have to also see that there is a proper approach for that. First you have to concept building you have to do. Concept building के अंदर आपको जो IABF की और NCERT की बुक्स हैं उनको रीड करना है और इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है। उसके बाद आप उसके एप्लीकेशन करना स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन करते वक्त what you have to do is you have to see कि क्या आपसे PYQ सॉल्व हो रहे हैं, क्या जो क्वेश्चंस प्रीवियसली जो AFB का कंपोनेंट था उसकी में जो क्वेश्चंस आते थे फाइनेंस के, उसमें जो क्वेश्चंस आते थे अकाउंट्स के, क्या वो आपको समझ आ रहे हैं, क्या आप उनको सॉल्व कर पा रहे हैं। और उसके बाद आप अलग अलग चीजें जो आपने पढ़ी है स्टेज 1 के अंदर उसको रिवाइज करते हैं। और फाइनली यू डू प्रैक्टिस में यू सॉल्व एमसीक्यूज एंड मॉक टेस्ट। और जितना मॉक टेस्ट आप सॉल्व करेंगे, उनके सॉल्यूशंस को एनालाइज करेंगे, अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करोगे कि कहां अच्छी परफॉर्मेंस है, कहां बुरी परफॉर्मेंस है, देन ओनली यू विल बी एबल टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन दी एग्जामिनेशन। बट कुछ चैलेंजेस का हमेशा ध्यान रखना, टाइम का, क्योंकि टाइम आपके पास कम है तो डू नॉट गेट कैरिड अवे। एक चीज को पढ़ने में इतना नहीं खो जाना है हमें कि हम अपना सारा टाइम एक ही टॉपिक के ऊपर लगा दें, और ना ही हमें कोशिश करनी है कि हम सब कुछ पढ़ देंगे। जितना सिलेबस है 100% सिलेबस हम लोग कवर करके जाएंगे एग्जाम के अंदर। हाँ, ये बात सही है, आइडियली तो हमें यही करना चाहिए कि हमें सारा सिलेबस पढ़ के जाना चाहिए। 100% पढ़ के जाएंगे तो ऑब्वियसली 60% मार्क्स आ सकते हैं हमारे। लेकिन अगर उतना टाइम आपके पास नहीं है और आपके पास और भी 3 कंपोनेंट्स हैं जिनकी आपको तैयारी करनी है, तो आपको ध्यान रखना है दैट अगर आप एक्यूरेसी के साथ भी 80% पेपर करके आते हो तो वहां से 60% स्कोर करना इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। और एक्चुअल पास होने के लिए तो 50% चाहिए होता है। मैं ऑलरेडी आपको 60% में 10% का लीवे दे रहा हूं, राइट। नेक्स्ट, एक चीज और ध्यान रखिए, स्टिक टू योर शेड्यूल एंड डू नॉट ओवर कमिट। और यही मैंने कहा है कि अगर आप कोई ऐसा टारगेट सेट कर लेते हैं जो सुनने में अच्छा लगता है, बहस करने के लिए अच्छा लगता है, लेकिन अगर प्रैक्टिकल नहीं है तो कोई फायदा नहीं है ना उसका। तो इस वजह से ध्यान रखिएगा। एंड यूज रिवार्ड एंड पनिशमेंट इंसेंटिव्स टू मोटिवेट योरसेल्फ। अगर आप शेड्यूल से स्टिक कर पा रहे हैं तो किसी तरीके से अपने आप को छोटे छोटे रिवॉर्ड दीजिए, खुश करिए। लेकिन अगर आप अपने कमिटमेंट से नहीं पूरा कर पा रहे हैं, अगर आप शेड्यूल से नहीं स्टिक कर पा रहे हैं, तो थोड़ा सा अपने आप को पनिश करिए। कोई फेवरेट मूवी, कोई फेवरेट प्रोग्राम आप देखते हो, कोई फेवरेट आपको डिश पसंद हो, उसे नहीं खाएंगे आप। लेकिन अगर आप शेड्यूल को मेंटेन कर पा रहे हो तो अपने आप को छोटे छोटे रिवॉर्ड दो, थोड़ी सी मिठाई खा लो, थोड़ी सी आइसक्रीम खा लो। इस तरीके से ना आपको, ये सुनने में चाइल्डिश बातें लगती हैं बट दिस गोज वेरी डीप इन योर साइकी और आपको मोटिवेट करता है ये फ्यूचर में अपने शेड्यूल के साथ मेंटेन रहने के लिए। ठीक है, इसके बाद आप एनालिसिस का भी ध्यान रखेंगे। किसी भी चीज की बहुत डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, आपको ध्यान रखना है कि कितनी डेप्थ में कोई भी चीज पढ़नी है। एक इसका बहुत अच्छा एग्जांपल मैंने देखा है कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनकी एक बहुत लंबी लिस्ट है एंड बहुत सारे एस्पिरेंट्स मैंने ऐसे देखे जो हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की डिटेल में जा जाकर चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये काम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का है, ये काम सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट्स का है, आपका काम नहीं है ये। एग्जाम के अंदर जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के क्वेश्चन आएंगे वो बहुत बेसिक क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं, जिसमें सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव और बेसिक प्रोविजन आपको पता होनी चाहिए, उसकी बहुत डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है। और अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के डिटेल में जाएंगे तो उससे कंफ्यूजन ही बढ़ती है। आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखिए, जितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनका क्या ऑब्जेक्टिव है वो चीज आपको यहां पर याद रखने की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ टू कन्वर्ट नॉलेज इनटू मार्क्स। सो नॉलेज होना अलग बात है, मार्क्स लेकर आना अलग बात है। सो दैट इज व्हाई whenever you acquire knowledge you have to test it,
यू हैव टू अप्लाई इट, तभी जाकर के उससे मार्क्स आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि सॉल्विंग ऑफ एमसीक्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट, सॉल्विंग ऑफ मॉक टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और जितना ज्यादा चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज आप लोग मॉक देंगे उतना ज्यादा अच्छी कंसेप्चुअल क्लैरिटी रिलेटेड टू द चैप्टर आपको बनती है। और एंड में जो फुल लेंथ मॉक्स होते हैं अगर आप वो देते हैं तब जाकर के आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक्चुअल एग्जाम के अंदर भी आप कैसा परफॉर्मेंस दे पाएंगे, राइट। एंड इवैल्यूएशन एंड फीडबैक रेगुलर होना चाहिए। जितना आप पढ़ते जा रहे हो, प्रोग्रेस करते जा रहे हो, यू मस्ट रीइवैल्यूएट योरसेल्फ कि वेदर व्हाटएवर यू आर रीडिंग, व्हाटएवर यू आर स्टडिंग, क्या उससे कुछ फायदा आपको एग्जाम के अंदर होता हुआ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। वो कैसे पता चलेगा? जब आप मॉक्स देंगे, आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब आपको पता लगेगा कि आर यू एबल टू सॉल्व एमसीक्यूज और नॉट। एंड इफ यू आर एबल टू, देन दैट मींस कि आपकी प्रोग्रेस जो है वो सही पाथ पर चल रही है, ठीक है। स्ट्रैटेजी रिवीजन की होनी चाहिए। अगर स्ट्रैटेजी नहीं है रिवीजन की तो बहुत ज्यादा आपको दिक्कत देगा। आप पूरी की पूरी जो आईआईबीएफ की बुक है या एनसीईआरटी बुक्स है वो रिवाइज नहीं कर पाएंगे एग्जाम से पहले। तो आपको ध्यान रखना है कि या तो शॉर्ट नोट्स बनाइए, ठीक है, शॉर्ट नोट्स के थ्रू रिवीजन करिए, या फिर जो मॉक टेस्ट आपने दिए हैं उन मॉक टेस्ट के सॉल्यूशंस जो क्रिस्प होते हैं उनके थ्रू रिवीजन करिए। सो रिवीजन का टाइम जरूर निकालना है अलग से, रिवीजन के लिए अलग से आपको नोट्स होने चाहिए या कोई ऐसा सोर्स होना चाहिए जो आपको रिवाइज करने में मदद कर सके, शॉर्ट एंड क्रिस्प नोट्स आपको प्रोवाइड करा सके। अब जैसे फॉर्मूलाज हैं, फॉर्मूलाज अलग अलग एन्युइटीज को, इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए आपको पढ़ने पड़ते हैं। अब वो फॉर्मूलाज रिवाइज करना है तो आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए उन सभी फॉर्मूलाज की जिसमें कम से कम टाइम के अंदर यू आर एबल टू रिवाइज देम, राइट। एंड देन फाइनली यू शुड हैव अ मेंटर। In my opinion, whenever you are facing a subject which you are not familiar with, तो आपको ध्यान रखना है कि आपके पास एक ऐसा पर्सन होना चाहिए which can remove your anxiety, which can motivate you and which can remove your self doubt। आपको नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड होने की वजह से इस सब्जेक्ट के अंदर डाउट है क्योंकि आप इस सब्जेक्ट से फेमिलियर नहीं हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा पर्सन है जो सब्जेक्ट को अच्छे से जानता है, वो आपको सब्जेक्ट तो पढ़ा ही सकता है, सब्जेक्ट तो समझा ही सकता है, लेकिन जो कॉन्फिडेंस की कमी है आपके अंदर, कभी कभी डिमोटिवेट हो जाते हो, उसको भी रिमूव करने के लिए एक गाइड हमें चाहिए होता है। और ये गाइड कोई जरूरी नहीं टीचर हो, या आपका कोई फैमिली मेंबर, फ्रेंड हो सकता है जो आपके काफी क्लोज हो और आप उसकी बात सुनते हो, वो आपकी बात सुनता हो और आप एक दूसरे की बातों को समझते हो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सच अ मेंटर शुड बी देयर, राइट। नेक्स्ट स्केड्यूल, एक स्केड्यूल आपको दे देता हूं। ये एक आइडियल सा स्केड्यूल है, 1 से 2 घंटे डेली बेसिस पे आपको देने की जरूरत है। अब अपने पर्सनल हैबिट के अनुसार वो टाइम आपका सुबह हो सकता है या शाम को हो सकता है, या 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को, डिपेंडिंग अपॉन वेदर यू आर एन अर्ली राइजर और यू आर अ नाइट आउल। आप सुबह जल्दी उठ के पढ़ना पसंद करते हैं, दैट इज ऑन यू। अगर आप रात में लेट तक पढ़ना पसंद करते हैं तो दैट इज ऑन यू, बट यू विल हैव टू एक्सट्रैक्ट एटलीस्ट 2 आवर्स डेली इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर दिस कंपोनेंट, राइट। इसके साथ ये मॉड्यूल्स की कवरेज मैंने डेज वाइज आपको दे दी है, और सिलेबस जो कर्टेल करने की मैंने बात की थी कि सिलेबस थोड़ा सा हम लोग मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे, उसको मिनिमाइज करते हुए दीज आर द टॉपिक्स फ्रॉम मॉड्यूल ए एंड बी दैट यू हैव टू रीड। 6 चैप्टर्स फ्रॉम मॉड्यूल ए, 4 चैप्टर्स फ्रॉम मॉड्यूल बी। ये सभी चैप्टर्स कौन कौन से हैं आपको पीडीएफ में, ये सारी पीपीटी आपको मिल जाएगी। आपको ये पीडीएफ पढ़ करके जितनी भी चीजें मैंने यहाँ पर दिखाई हैं वो आपको समझ आ जाएंगी, और ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब आप जाओगे आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का, वहां से जाकर के यू कैन डाउनलोड दिस पर्टिकुलर पीडीएफ, राइट। सो इस तरीके से मॉड्यूल सी एंड डी की बात करें तो दीज आर 5 and 4 चैप्टर्स फ्रॉम मॉड्यूल सी एंड डी दैट यू हैव टू रीड, एंड दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस डेज इन दिस मैनर, एंड इफ यू फॉलो दिस स्केड्यूल स्ट्रिक्टली यू कैन वेरी वेल अचीव दिस इन अ स्पैन ऑफ अराउंड 25 to 30 आवर्स एट मैक्स। 30 घंटे अगर आप दे देते हो सब्जेक्ट को, एटलीस्ट इतनी इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाती है कि आप क्वेश्चन सॉल्व करना, रिवाइज करना स्टार्ट कर सको। दिस इज फॉर द कवरेज ऑफ द सिलेबस विच आई एम रिकमेंडिंग यू। बाकी इसकी रिवीजन और प्रैक्टिस जो है वो आपके लिए अलग हो जाती है, उसके लिए आपको जितना टाइम एलोकेट कर सको उतना आपके लिए कम है, ठीक है। सो दैट इज ऑल दैट आई हैड टू शेयर विद यू इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। आप लोगों से और फीडबैक की हमें जरूरत है, सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज राइट टू hello@edutap.co.in और गिव अस अ कॉल एट 8146207241। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करिए या फिर आप हमें मेल ड्रॉप करिए hello@edutap पे, और जो भी आपके डाउट्स, क्वेरी, सजेशंस, फीडबैक्स हैं वो हम एडुटैप की फैकल्टी तक पहुंचाइए, तब हम आपको ज्यादा बेटर तरीके से गाइड कर पाएंगे। दिस इज ऑल आई हैड टू गिव इन दिस सेशन। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद एंड जय भारत।